सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आ गए हैं अपने फिजियोग्राफिक डिविजन्स की लास्ट वीडियो लेके। इस वीडियो में हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में और इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के बारे में। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। जो हमारे ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज थार डेजर्ट। तो ये तो वेल नोन फैक्ट है दैट एवरीबडी नोज अबाउट। तो थार डेजर्ट भी बोलते हैं। ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावलीज में है। इसमें जो रेनफॉल है वो 100 से 250 यानी कि 10 से 25 सेंटीमीटर के बीच में होता है, जो कि बहुत कम है। उसके बाद इसको मरुस्थली भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज मरुस्थली। मोस्ट रिवर्स जो हैं वो एफेमरल हैं इस रीजन में, मीनिंग दैट दे लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मॉनसून में जब भी बारिशें होती हैं तब वो रिवर्स जो हैं वो बहती हैं, उसके बाद सूख जाती हैं। इसका जो एक्सटेंट है, जो इसका टोटल एरिया है, वो रफली 800 किलोमीटर्स बाय 500 किलोमीटर्स है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? इसको थार डेजर्ट बोलते हैं। ये अरावलीज जो हमने पढ़े थे कि दिल्ली से अहमदाबाद तक जाते हैं, उनके नॉर्थ वेस्ट में है। उसके बाद हमने पढ़ा इनको मरुस्थली भी बोलते हैं। इनमें जो रेनफॉल है वो 10 से 25 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद हमने पढ़ा इसमें जो रिवर्स हैं, मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर एफेमरल, मतलब कि वो बहुत ही कम टाइम के लिए फ़्लो करती हैं, पूरी साल फ़्लो नहीं करती, पेरेनियल नहीं है वो। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसका टोटल एरिया है वो रफली 800 किलोमीटर वाइड और 500 किलोमीटर अक्रॉस है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ ऑफ ट्रीज़ पाई जाती हैं। गाइस, ये टॉपिक यूजुअली टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं, बस ये पढ़ाते हैं कि राजस्थान में अरावलीज़ के नॉर्थ वेस्ट में है। बट हम हर एक चीज़ बहुत ही डेप्थ में कवर कर रहे हैं सीरीज़ में, इसीलिए हम इतनी डेप्थ में घुस रहे हैं। और इसमें आपको सब कुछ बहुत याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं खुद आपको बता दूंगा। इंपॉर्टेंट ट्रीज़ कैक्टस आपको पता है, बबूल, किक्कर, खैर एंड खेजरी। जो खेजरी है ये आप याद रख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने एसएससी के पेपर में देखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एवरग्रीन ट्री फाउंड इन थार डेजर्ट, जिससे गम प्रोडक्शन में यूज़ होता है। तो खेजरी ट्री आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद ओएसिस क्या होता है? ग्रीन पार्ट इन द डेजर्ट, जहाँ पे स्मॉल फर्टाइल एरिया विद ग्राउंड वाटर जो होता है उसको हम ओएसिस बोलते हैं। जो थार डेजर्ट है और ग्रेट इंडियन डेजर्ट और मरुस्थली जो है, ये 60% ऑफ द राजस्थान स्टेट का एरिया कवर करते हैं। गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी ये एक्सटेंड करते हैं। ये 18th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है और 9th लार्जेस्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। जो डेजर्ट होती हैं वो कोल्ड डेजर्ट भी होती हैं, जैसे हमारी लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट है। तो ऐसे ही ओवरऑल ये 18th लार्जेस्ट है और 9th लार्जेस्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। अब हम इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वाइल्ड लाइफ के बारे में इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी में पूछा गया है, जेकेएसएसबी में आने के पूरे चांसेस हैं इसके। अगर डेजर्ट से क्वेश्चन आए तो ये एक प्रॉबेबल क्वेश्चन है। ये स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान भी है। ब्लैक बक, चिंकारा, डेजर्ट फॉक्स, कैरेकल्स और स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसके लिए आपको एक होमवर्क भी दूंगा कि आपको इसका IUCN रेड बुक डाटा बुक में क्या स्टेटस है वो लिखना है कमेंट बॉक्स में, मैं वो आपको नहीं बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड जो है, इट इज़ डायर्नल ग्राउंड ड्वेलिंग रेप्टाइल। इट इज़ द ओनली हर्बीवोरस लिजर्ड करंटली नोन फॉर फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही हर्बीवोर प्लांट्स खाने वाली लिजर्ड है, वो ये है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और डायर्नल का मतलब होता है जो दिन में एक्टिव होती है और रात को सोती है। जैसे पक्षी दिन में एक्टिव होते हैं, रात को सो जाते हैं, तो जो दिन में प्रॉपरली एक दिन में उनका सोने का और जागने का पीरियड होता है, उनको डायर्नल बोलते हैं। यूजुअली ये टर्म बायोलॉजी में यूज़ होती है। इसके बाद हम इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज पढ़ेंगे। इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है। फेल्सपार, फॉस्फोराइट एंड जिप्सम, ये आप याद कर सकते हैं, कहीं नहीं पूछा जाएगा, बट फैक्ट है तो आप याद कर सकते हैं। ये जो अगला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
कि थार डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑफ वूल अगर कोई है तो वो थार डेजर्ट है। आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल है, JNK आई थिंक थर्ड लार्जेस्ट है। तो वो क्यों है? क्योंकि थार डेजर्ट में बहुत ज़्यादा वूल प्रोडक्शन होती है। इसमें टोटल 70 वूल प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं स्टेट में। 15 million tons of wool is produced in Rajasthan. Over 30% of India's total wool production comes from here. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि थार डेजर्ट से वूल बहुत मिलती है। 85% of the wool produced in the state is carpet grade. तो ये भी एक फैक्ट आप याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बस इतना है कि आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान जो है वो वर्ल्ड में और इंडिया में सबसे बड़ा वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है राजस्थान। 30% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ वूल जो है वो राजस्थान प्रोड्यूस करता है। कैमल इज़ ऑल्सो नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। दिस इज़ जस्ट नथिंग, ये आपको आएगा भी नहीं। द थार डेजर्ट इज़ बाउंडेड ऑन साउथ बाय, ये क्वेश्चन मैंने SSC के पेपर में देखा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल अरावलीज लगाएंगे, बट अगर आपको साउथ ईस्ट बोला होगा फिर अरावलीज आएगा। अगर आपको साउथ बोला होगा तो आपको रन ऑफ कच्छ आंसर लगाना है इसका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। जो इंदिरा गांधी कैनाल है, डिज़ाइन टू सपोर्ट इरिगेशन इन द थार डेजर्ट, ओरिजिनली कॉल्ड द राजस्थान कैनाल बोलते थे इसको ओरिजिनली, और इसका नाम 1984 में चेंज कर दिया आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। और जो ये है 650 किलोमीटर्स है। ये स्टार्ट हुई थी बनना 1958 में और ये फिनिश हुई थी 2010 में, इसका लास्ट पार्ट कंप्लीट करा था। और ये स्टार्ट होती है हरिके बराज में। अब आपने मुझे एक और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपने रिवर रखनी है कि कौन सी रिवर से ये ली जाती है और हरिके बराज में कौन सी दो रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस है। ये रामसर साइट भी है पंजाब में। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। इसके बाद हम जो डेजर्ट फेस्टिवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जैसलमेर में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है। अगर आपको दिया होगा जैसलमेर, जयपुर और उदयपुर, और एक दिया होगा नन ऑफ दीज, तो आपको जैसलमेर लगाना है। सब बच्चों को पता होता है कि डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में होगा, बट कौन सी जगह में होगा? जैसलमेर। अगर चारों ऑप्शन राजस्थान से आगे तो इट बिकम्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू टैकल। इसीलिए आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है कि जैसलमेर में है। ये एनुअल इवेंट है, मतलब हर साल होता है ये। इन द हिंदू मंथ ऑफ मघ 3 days प्रायर टू द फुल मून। फुल मून से 3 दिन पहले ये होता है। मघ के महीने में डेजर्ट फेस्टिवल एनुअल है। उसके बाद इसका जो क्लाइमेट है वो है हॉट डेज एंड कूल नाइट्स इन समर्स, डेजर्ट का, थार डेजर्ट का, एंड कूल डेज एंड कूल नाइट्स इन विंटर्स। तो ये क्वेश्चन आता है बड़ी बार, चारों इसके कॉम्बिनेशन बना देते हैं, हॉट डेज, कूल नाइट्स, हॉट डेज, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको एक ऑप्शन पिक करना होगा। एक और जो पेक्यूलियर क्वेश्चन है वो है कि पिंक सिटी जो है वो किसको बोलते हैं, तो 4 राजस्थान की जगहों के नाम दे देंगे। दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन बट स्टिल मैंने इंक्लूड कर लिया है। फिर ये क्वेश्चन जो SSC में आया था, आई हैव डिस्कस्ड इट अबव ऑल्सो। द एवरग्रीन ट्री फाउंड इन द थार डेजर्ट प्रोड्यूसेस गम इज, तो इसका आंसर है खेजड़ी। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो थार डेजर्ट का है, ये अप्रॉक्सीमेटली 23 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ तक है। ये भी आप याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको याद होगा तो आप रिलेट करके भी बड़े सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसके बाद ये कुछ डेजर्ट्स हैं पूरी वर्ल्ड की, कोल्ड एंड हॉट, ऑल द डेजर्ट्स। सिंस आपके JKSSB में अब मैच द कॉलम के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये भी आपको देखना चाहिए कि अंटार्कटिका जो है वो अंटार्कटिका में है। इंपॉर्टेंट वंस यू शुड सी, नॉर्थ अफ्रीका में है और ये 10 कंट्रीज़ में लाई करता है। जब हम मैपिंग पढ़ेंगे मैं आपको सारी कंट्रीज़ के नाम सब कुछ कराऊंगा, हर कॉन्टिनेंट के, उनकी करेंसी करवाऊंगा, उनके कैपिटल्स करवाऊंगा, उन पे इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स, रिवर्स, सब कुछ करेंगे हम। और मैं जल्दी ही वो सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। गोबी डेजर्ट पूछेंगे आपसे कहाँ पे है, चाइना एंड मंगोलिया में है और ज़्यादा ये मंगोलिया में पड़ती है। पैटागोनिया डेजर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप साउथ अमेरिका के पढ़ेंगे मैपिंग, तब आप पढ़ेंगे ये अर्जेंटीना में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट
हैं। फिर कालाहारी डेजर्ट बहुत बार पूछा जाता है, नामिब डेजर्ट भी है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, आटाकामा डेजर्ट ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ये चिले में है और ये भी कोल्ड डेजर्ट है। उसके बाद ग्रेट बेसिन यूनाइटेड स्टेट्स, ये सब आपको देखना पड़ेगा। और ग्रेट सैंडी ये भी बहुत बार पूछा जाता है। आपको ये सब क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे क्योंकि अब आपको मैच द कॉलम करके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो इंपॉर्टेंट वंस हैं उनका हो सकता है कि आपको एक साइड डेजर्ट के नाम दे दें और दूसरी साइड कंट्री के नाम दे दें। तो जो इंपॉर्टेंट वंस हैं दैट यू शुड राइट, गोबी, कालाहारी, ग्रेट विक्टोरिया, पैटागोनिया ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर ग्रेट बेसिन भी इम्पॉर्टेंट है, ग्रेट सैंडी भी इम्पॉर्टेंट है, आटाकामा भी इम्पॉर्टेंट है, थार तो ऑब्वियसली हमें पता ही है, नामिब ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब आपको देख लेना चाहिए। शिवावन डेजर्ट भी मेक्सिको में जो है ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये सब भी आप देख लेना। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, हम कोस्ट, प्लेन्स और घाट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये भी बहुत इजी और बड़ी जल्दी ये वीडियो अब ख़त्म होने वाली है। इसके बारे में हमें रीज़न पढ़ना है कि ये कैसे बने, वेस्टर्न घाट्स कैसे बने, इनकी फॉर्मेशन के पीछे क्या रीजंस थे, इंडियन प्लेट जो है वो टिल्टेड क्यों है टुवर्ड्स द ईस्ट, ज़्यादा रिवर्स ईस्ट में क्यों फ्लो करती हैं, उसके पीछे के सारे रीजंस हम इसमें पढ़ेंगे इस टॉपिक में। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि ये है अफ्रीका, ये है मेडागास्कर और इसके पास में है रीयूनियन हॉटस्पॉट। ये बहुत हॉट लावा, हॉट प्लूम छोड़ता है जिसके ऊपर से जब इंडियन प्लेट गुजरी थी ना, जब इंडियन प्लेट मेडागास्कर से टूट के ऊपर यूरेशियन प्लेट वाली साइड जा रही थी, एक सेकेंड आई शुड चेंज द कलर, जब इंडियन प्लेट मेडागास्कर से टूट के ऊपर यूरेशियन प्लेट के साथ टकराने जा रही थी तो वो गुजरी रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से। जब वो रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरी तो जो इंडिया का ये वाला पार्ट था ना, ये वाला पार्ट ये बर्न कर दिया, इसीलिए आपको यहाँ पे ब्लैक सॉइल भी मिलती है, बसाल्ट जो होता है मिनरल वो भी बहुत मिलता है। तो ये सब रीज़न हम पढ़ेंगे आगे अभी बहुत जल्दी। और ये साइड जो है ये वीक हो गई थी, जब ये यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई तो ये वीक पार्ट टूट के सिंक कर गया समुद्र में। तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमें देखनी है और मैं आपको एक एक फैक्ट इसके बारे में बता दूंगा, वेस्टर्न कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट के बारे में, जहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में मैं इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। सो इंडियन प्लेट आपको पता है यहाँ से टूट कर मेडागास्कर से टूट कर ऊपर गई थी और यहाँ पे रीयूनियन हॉटस्पॉट था कहीं, और रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से जब गुजर रही थी उसने वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया को बर्न कर दिया था। तो ऐसा कुछ हुआ था कि जब मेडागास्कर और इंडियन प्लेट पहले तो एक ही यूनिट थे, जब पहले ये एक ही यूनिट थे और यहाँ पे फॉल्ट था, इस फॉल्ट से टूट के टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से जब इंडियन प्लेट ऊपर जा रही थी, मेडागास्कर तो वहीं पे रह गया। जब इंडियन प्लेट ऊपर जा रही थी रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से जब गुजरी तो रीयूनियन हॉटस्पॉट ने ये पार्ट ऑफ इंडियन प्लेट जो है इसको बर्न कर दिया। जब इसको बर्न कर दिया ऊपर जाके जब ये टकराई यूरेशियन प्लेट के साथ तो ये वाला पार्ट टूट के थोड़ा समुंदर में सिंक कर गया। उसकी वजह से जो एलिवेशन थी वो इस पार्ट में थोड़ी सी एलिवेशन मिली और वही हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं। और इस पार्ट से ये पार्ट ऊंचा था इसीलिए हमारी मोस्टली रिवर्स यहाँ को फ्लो करती हैं। अब हम आगे और डेप्थ में देखते हैं इस चीज़ को, चलते हैं आगे। तो आपको इतना पता है कि मेडागास्कर से टूट के इंडियन प्लेट जब जा रही थी तो रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरी, और जब वो रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजर रही थी तो यहाँ पे एक फॉल्ट आ गया था, वीक हो गई थी वेस्टर्न साइड से। जब ये टूटी, पहले ये बिल्कुल सीधी थी, पहले ये बिल्कुल सीधी थी, जब टूटी तो ऑब्वियसली बिल्कुल सीधी तो अब रहेगी नहीं, तो ये थोड़ी इस तरह से टिल्ट हुई कि ईस्टर्न साइड जो है वो नीचे चली गई थोड़ी और वेस्टर्न साइड थोड़ी ऊपर चलेगी। कोई भी चीज़ जब टूटती है ना तो वो सीधी नहीं रहती, वो थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। तो हमारी इंडियन प्लेट इस तरह से ऊपर नीचे हुई कि जो वेस्टर्न साइड है वो ऊंची हो गई थोड़ी सी और जो ईस्टर्न साइड है वो नीची हो गई। और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये सिंक कर गया, जो पार्ट टूटा, और इसकी वजह से यहाँ पे शैलो डेप्थ है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। तो ये रीज़न है कि हमारी मोस्टली रिवर्स इस साइड फ्लो करती हैं। जो थोड़ी फ्लो करती हैं दूसरी साइड वो इसलिए करती हैं उनको कोई रिफ्ट वैली मिल जाती है या कोई स्लोप इस तरह से होती है, बट इन जनरल जो स्लोप है मोस्टली वो ऐसे है, इसीलिए मोस्टली रिवर्स इस साइड जाती हैं। तो ये रीज़न था।
अब हम पढ़ेंगे आगे। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि द माउंटेन्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स आर नॉट ट्रू माउंटेन्स बट आर फॉल्टेड एज ऑफ द डेक्कन प्लेट। वही बताया मैंने कि जब ये टूटा तो ये ऐसे हो गया, ऐसे, तो ये ऊंचा हो गया, ये फॉल्टेड एज है ऑफ वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू, फॉल्टेड एज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू है, इसकी वजह से ये माउंटेन की तरह हमें दिखते हैं, बट ये एक्चुअली ट्रू माउंटेन नहीं है। और इसमें कौन से मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, बसॉल्ट, कार्नोकाइट्स, ग्रेनाइट, नाइस, ये सब आप देख सकते हैं। ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अगर आएगा भी तो बसॉल्ट पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके JKSSB पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपको जो रीज़न था वो पता चल गया कि वेस्टर्न घाट्स कैसे बने। अब हम चलेंगे आगे। जो ये टूटा हुआ पार्ट था ये सिंक कर गया वाटर में, ये हमने पढ़ लिया है। द लोअर, ये जो था ये लोअर टुवर्ड्स ईस्टर्न एंड हो गया और हायर टुवर्ड्स वेस्टर्न एंड हो गया, जो इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू था। तो इसलिए दैट इज़ वाई द मोस्ट रिवर्स फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड इनटू बे ऑफ बंगाल, ये भी पता चल गया हमें। अब इसमें आपको क्या चीज़ें याद रखनी है पूरी कहानी याद रखने के लिए? सबसे पहले हॉट प्लूम रीयूनियन हॉट स्पॉट के ऊपर से जब इंडियन प्लेट गुजर रही थी, लावा वीकेंड इट फ्रॉम द वेस्टर्न साइड, देन इट कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट, सम पार्ट ब्रोक ऑफ एंड फेल इनटू अरेबियन सी, जो आज का अरेबियन सी है, उस टाइम पे टेथिस सी बोलते थे। तो वेस्टर्न घाट्स हायर हैं, ईस्टर्न घाट्स लोअर हैं, उसका रीज़न भी हमने पढ़ लिया। हेंस मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये भी हमने पढ़ लिया। वेस्टर्न कोस्ट शैलो है देन ईस्टर्न कोस्ट, इसका रीज़न भी आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे सबमर्ज्ड है ब्रोकन पार्ट, तो उसकी वजह से ये शैलो है, और उसकी शैलो होने की वजह से हमें बहुत सारी वेस्टर्न कोस्ट पे नेचुरल पोर्ट्स मिलती हैं, और ये हमने पढ़ लिया। एट वेस्टर्न कोस्ट ब्रोकन पार्ट सबमर्ज्ड है, शैलो है, हैंस गुड फॉर शिप्स, दैट इज़ वाई सो मेनी नेचुरल पोर्ट्स एट द वेस्टर्न कोस्ट। तो ये भी रीज़न आपको समझ आ गया। आपको बस यही याद रखना था कि वो मेडागास्कर से टूट के जब जा रही थी, रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से जब निकली, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स उसने उसको बर्न कर करके उसको वीक कर दिया था। जब वो टकराई यूरेशियन प्लेट से, थोड़ा सा पार्ट टूट गया, वही फॉल्टेड एज वेस्टर्न साइड का जो है वो वेस्टर्न घाट्स हैं। अनदर रीज़न फॉर लैक ऑफ नेचुरल पोर्ट्स ऑन ईस्टर्न कोस्ट इज़ कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो हैं वो ईस्टर्न कोस्ट में जाती हैं, क्योंकि ये ईस्टर्न कोस्ट की साइड थोड़ा सा लोअर है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, और वहाँ पे बहुत सारे डेल्टाज हैं, इसीलिए स्वैम्पी एरियाज हैं, और इसीलिए नेचुरल पोर्ट्स कम मिलती हैं बट कम मिलती हैं। जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये कॉन्टीन्यूअस हैं, और जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो डिसकॉन्टीन्यूअस हैं। इसका रीज़न भी यही है कि बहुत सारी रिवर्स जब वहाँ पड़ती हैं तो वो उन घाट्स को काट कर ही बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, तो उसकी वजह से जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये डिसकॉन्टीन्यूअस हैं। अब ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है, उसके लिए मैंने ये इमेज इंक्लूड की थी कि ये जो पार्ट है ये आपका कोस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इसको हम कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं, और ये एबिसल प्लेन होता है जो तला होता है समुद्र का, और कॉन्टिनेंटल स्लोप और तले के बीच का जो पार्ट होता है इसको कॉन्टिनेंटल राइज बोलते हैं। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में हमें थोड़े से फैक्ट्स आगे टेबल में हम पढ़ेंगे, इसलिए मैंने ये इमेज इंक्लूड की थी, आपको कोस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में पता चल जाए। तो अब हम चलते हैं आगे। 7वां पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि जो हमारा कोस्ट है, मतलब कोस्टल प्लेन है, वो ईस्टर्न साइड पे ज़्यादा वाइड है और वेस्टर्न साइड पे नैरो हैं। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली पूछा जाता है कि दोनों में से ज़्यादा ब्रॉड और ज़्यादा नैरो कौन है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो वेस्टर्न कोस्ट पे प्लेन है, कोस्टल प्लेन, वो जो है वो नैरो है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे वाइड है। अगर आप इसको और मतलब क्लियरली समझना चाहते हैं या फिर अपने दिमाग में कुछ चीज़ रिलेट करके समझना चाहते हैं, तो आपको पता है जब रिवर पड़ती है फाइनली समुंदर में तो वो डेल्टा बनाती है, और जो डेल्टा बड़े सारे सेडिमेंट्स अपने साथ लाते हैं, तो उसकी वजह से ये वाइडर प्लेन है। ये ऐसे करके आप याद कर लेना, बट आपको सिर्फ इसमें यही याद रखना है कि जो वेस्टर्न प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वो नैरो है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो हैं वो वाइडर हैं। इसके बाद आपको जो फैक्ट्स हैं थोड़े से फिर से एक बार हम रिवाइज करेंगे कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो ब्रॉड है वेस्ट कोस्ट पे, शेल्फ की बात हो रही है यहाँ पे, और ईस्टर्न कोस्ट पे नैरो है। क्यों है ये ब्रॉड? क्योंकि यहाँ पे सबमर्ज्ड है वो।
उसके बाद कोस्टल प्लेन्स जो हैं ये नैरो हैं वेस्टर्न कोस्ट पे और ब्रॉड हैं ईस्टर्न कोस्ट पे, तो ये भी आपको याद रखना है। नेचुरल पोर्ट्स मोर मिलती हैं हमें वेस्ट साइड पे और ज़्यादा डेल्टाज हमें कहाँ पे मिलते हैं, ईस्ट साइड पे। ईस्टर्न घाट्स जो हमारे हैं दे आर कंपैरेटिवली ओल्डर, ऑब्वियसली वो बाद में वेस्टर्न घाट्स बाद में टूट कर बने हैं, तो वो न्यूअर फीचर है कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स जो पहले से एग्जिस्ट करते थे। वेस्टर्न घाट्स तो बाद में बने ना, तो ये भी पॉइंट आपका कवर हो गया। इसके बाद द हाइट ऑफ द माउंटेन्स इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन पेनिनसुलर इंडिया स्पेशली इन वेस्टर्न घाट्स। तो स्पेशली इन वेस्टर्न घाट्स जो माउंटेन्स की हाइट है वो नॉर्थ टू साउथ इंक्रीज़ करती है, और ये वहाँ से भी कंफर्म हो जाता है कि जब हमने साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक्स पढ़ी थी, डोडा बेटा सेकंड हाईएस्ट थी, वो तमिलनाडु में थी, और अनाईमुदी उससे साउथ में थी केरला में। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हो कि साउथ में जैसे ही हम जाएंगे वेस्टर्न घाट्स में जो हाइट है वो इंक्रीज़ होगी। वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सह्याद्रीज, ये भी पॉइंट आप एक याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सम इम्पॉर्टेंट गैप्स हम पढ़ते हैं इसके बाद, लेकिन वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखे हैं पासेस के साथ, तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 10, 12, 15 मिनट की वो वीडियो है, आप जाकर उस वीडियो को रोज़ ज़रूर चेक कीजिए। वो भी मैंने नए JKSSB पैटर्न के हिसाब से बनाई है, जैसे मैच द कॉलम के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस वीडियो में भी हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं कि जैसे कौन से पास के साथ कौन सी रिवर एसोसिएटेड है। जैसे शिपकिला पास में से सतलुज एंटर करती है इंडिया में, ब्रह्मपुत्रा जो है वो योंगयब पास से एंटर करती है, ऐसे ही जो रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में है उसके साथ 2 रिवर्स एसोसिएटेड है, रावी एंड ब्यास, और जो बारालाछाला पास है उसके साथ चिनाब रिवर एसोसिएटेड है। तो ये सब फैक्ट्स भी उस वीडियो में आपको मिलेंगे, और हमने साउथ इंडिया के सारे गैप्स जो महाराष्ट्र में हैं, मुंबई से नासिक, मुंबई से पुणे जाने के लिए वो भी पढ़े हैं, और जो नीलगिरीज और अन्नमलाई और कार्डमाम के बीच में सैनकोट और थलगढ़ गैप हैं, पलघट गैप है, वो सब पढ़े हैं हमने उस वीडियो में। आप जाकर देख लीजिए, उस वीडियो को ज़रूर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा पासेस वाली वीडियो को, और बहुत छोटी वीडियो है, आपको कभी नहीं भूलेंगे पासेस। अब हम कोस्टल प्लेन्स के नाम याद करेंगे, ये बहुत ईजी हैं। सबसे पहले जो गुजरात वाली रीजन में है इसको गुजरात कोस्ट और काठियावाड़ कोस्ट भी बोलते हैं। उसके बाद गुजरात से लेके ऑलमोस्ट गोवा तक कोंकण कोस्ट आता है महाराष्ट्र वाली रीजन में। उसके बाद गोवा से लेकर यहाँ पर केरला के बाउंड्री तक यहाँ पे आता है कन्नड़ कोस्ट। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, और ये जब आप एक्सरसाइजेस पढ़ोगे ना कि कौन सी मालाबार कोस्ट पे कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं कौन सी कंट्रीज़ के साथ, तो आपको वहाँ पे ये नाम बहुत सुनने को मिलेंगे। कन्नड़ कोस्ट पे ये वाली एक्सरसाइज हुई है, नेवल एक्सरसाइज। तो ये आपको याद रखनी है कि गुजरात वाली रीजन में काठियावाड़ कोस्ट है, फिर महाराष्ट्र वाले में कोंकण कोस्ट है, फिर कन्नड़ कोस्ट है केरला तक, और केरला से लेके तमिलनाडु तक आपका मालाबार कोस्ट है। ये सब थे वेस्टर्न कोस्ट। इनका क्वेश्चन भी बड़ी बार ऐसे मिलता है कि आपको बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्टर्न कोस्ट, 3 ईस्टर्न के नाम लिख देंगे और चौथा वेस्टर्न को आपको सीधे टिक करना है। या फिर आपको ये पेक्यूलियर क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जो ये रिवर महानदी से लेकर गोदावरी तक के कौन सा है, तो ये वाला है। हम इनके नाम देखेंगे अभी अच्छे से। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट में साउथ से लेके कृष्णा रिवर के और गोदावरी रिवर के बीच तक, इनके डेल्टास के बीच तक आपका है कोरोमंडल कोस्ट, तमिलनाडु और पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में। उसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में गोदावरी रिवर से लेकर महानदी रिवर तक आपके हैं नॉर्दर्न सरकार्स, इनको आंध्रा कोस्ट भी बोलते हैं। और इसके बाद महानदी से लेकर बंगाल फाइनल ऊपर तक उत्कल प्लेन्स हैं। तो इसमें कुछ भी बड़ा मुश्किल याद करने वाला था नहीं। काठियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, नॉर्दर्न सरकार्स, उत्कल प्लेन्स। आपको रिवर रखने हैं याद कि ये कृष्णा रिवर है, ये गोदावरी है और ये महानदी रिवर है। तो फिर आप इजीली ये याद कर लोगे। इनके में बहुत ईजी क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है जो इससे आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद हम पोर्ट्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, क्योंकि हमने कोस्ट पढ़े हैं तो हम सिर्फ उनकी लोकेशन देखेंगे इस वीडियो में। उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बड़े बड़े, वो जब हम नेशनल हाईवेज़ और वाटरवेज़ और एयरवेज़ सब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे हम उसको, उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अभी आपको उनके नाम और उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली इनमें से क्वेश्चन सीधा ही बनता है। तो इंडिया में 13 मेजर पोर्ट्स हैं, लगभग 217
माइनर पोर्ट हैं ये 2024 के हिसाब से। जो माइनर पोर्ट्स हैं दे आर ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, जिस भी स्टेट में हो उस स्टेट गवर्नमेंट उसको ओन करती है। और जो 13 मेजर पोर्ट्स हैं इनमें से 12 गवर्नमेंट ओन्ड हैं और एक प्राइवेट है। जो प्राइवेट है वो एन्नोर पोर्ट चेन्नई में है, तमिलनाडु में। और जो ये गवर्नमेंट ओन्ड पोर्ट हैं 12, वो हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ हैं। और ये ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि 13 मेजर हैं, 217 माइनर हैं। 13 मेजर में से 12 जो हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड हैं और एक प्राइवेट है। कौन सा वाला? एन्नोर और कामराजकार एन्नोर पोर्ट जो तमिलनाडु में है। और जो 12 पोर्ट हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट करती है। और अब हमें इनके सिर्फ लोकेशन और नाम करनी है। तो सबसे पहला जो है वो है कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट जो है ये टाइडल पोर्ट है, ऑल्सो कॉल्ड दीनदयाल पोर्ट। बस आपको ये याद रखना है इस वीडियो के लिए। सिर्फ कांडला पोर्ट गुजरात में है, इसको दीनदयाल पोर्ट भी बोलते हैं, ये टाइडल पोर्ट है। अगले फिर महाराष्ट्र में 2 हैं। कौन से हैं? एक है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, एक है मुंबई पोर्ट। तो ये भी दोनों बहुत इजी हैं। जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है इसको नावा शेवा पोर्ट भी बोलते हैं और JNPT भी बोलते हैं इसको। उसके बाद गोवा में है मारमुगाव पोर्ट, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद मैंगलुरु पोर्ट है, तो ये कर्नाटका में है। उसके बाद कोची पोर्ट है, ये केरला में है। इसके बाद तमिलनाडु में आपको 3 पोर्ट पढ़ने हैं। वो है एक ट्यूटिकोरिन, इसको VO चिदम्बरनार पोर्ट भी बोलते हैं। उसके बाद एन्नोर जो हमने पढ़ा कि प्राइवेट पोर्ट है, 12 गवर्नमेंट ओन्ड थे और एक प्राइवेट था। और जो प्राइवेट था ये एन्नोर पोर्ट था। और एक और पोर्ट जो हम तमिलनाडु में पढ़ते हैं वो है चेन्नई पोर्ट। तो अभी तक हमने क्या किया? कांडला पोर्ट जिसको दीनदयाल पोर्ट भी बोलते हैं गुजरात में टाइडल पोर्ट है। महाराष्ट्र में 2 पढ़े, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई पोर्ट। उसके बाद हम गोवा में आ गए मारमुगाव पोर्ट। उसके बाद मैंगलुरु पोर्ट जो है वो कर्नाटका में है। कोची में जो है केरला में जो है कोची पोर्ट है। उसके बाद ट्यूटिकोरिन पोर्ट जो है वो तमिलनाडु में 3 है, ट्यूटिकोरिन, एन्नोर जो प्राइवेट वाला है और चेन्नई पोर्ट। उसके बाद सिर्फ 4 पोर्ट हमारे बच गए। आंध्र प्रदेश में हमें पढ़ना है सिर्फ एक विशाखापट्टनम, ये डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है। ये फैक्ट आप साथ में ही याद कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पेट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है कि डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है, तो वो विशाखापट्टनम है। इसके बाद पारादीप पोर्ट है, ये उड़ीसा में है। इसके बाद 2 जो हैं वो वेस्ट बंगाल में है। एक सीधा नाम है कोलकाता पोर्ट, ये रिवराइन पोर्ट है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी बोलते हैं कोलकाता पोर्ट को। और एक पोर्ट है हल्दिया पोर्ट। जब आप नेशनल वाटरवे 1 पढ़ोगे इसके बारे में मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा। तो ये सब जो कहानी थी हमने पढ़ ली इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? पहले हमने द थार डेजर्ट के बारे में पढ़ा जिसको मरुस्थली भी बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावलीज हैं वगैरह, सारे फैक्ट्स इसके बारे में पढ़े। फिर वूल पढ़ा कि सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थार डेजर्ट है। सब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे कवर करे। उसके बाद हमने पढ़ा, ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद करने हैं। उसके बाद हमने वेस्टर्न घाट्स क्यों बने, कैसे बने, उनके बारे में सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो नैरो है, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो वाइड है। वेस्टर्न शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो वाइड है, वहाँ पे ज़्यादा नेचुरल पोर्ट्स मिलते हैं। ईस्टर्न कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो नैरो है। और जो वहाँ पे ज़्यादा नेचुरल पोर्ट इसलिए भी नहीं मिलते क्योंकि वहाँ पे सबमर्ज्ड पार्ट नहीं है। और दूसरा रीज़न, सारी रिवर्स मोस्टली ईस्टर्न साइड पे वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में पड़ती हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत डेल्टाज और स्वैम्पी रीजन है, उसकी वजह से नेचुरल पोर्ट भी नहीं मिलते। और भी सारे फैक्ट्स हमने कवर किए हैं। ये PDF मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। और इसी के साथ हमारी फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया ख़त्म हो गई हैं। कोई भी टीचर थार डेजर्ट को इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ाता है जितनी मैंने डेप्थ में आपको पढ़ाया है। और बाकी वीडियोस भी जो हमने कवर की हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में की हैं। तो आप ज़रूर इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर ज़्यादा बच्चे मेरी सीरीज़ को देखेंगे तो मैं ज़्यादा लेक्चर्स अपलोड करूँगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा लेक्चर्स की। एक दिन में 2 या 3 लेक्चर हम अपलोड करेंगे फिर। सो